डाउट्स हैं, जो जिज्ञासा है, हम उनको लेने का प्रयास करेंगे। तो जिनको भी जिज्ञासा है वो अपना हैंड रेस कर ले ताकि हम उनको अनम्यूट कर पाए। बाकी आज का सेशन ऑफिशियली ओवर हो चुका है, पर जिज्ञासा से लोगों को बहुत हेल्प होती है खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए। कल हमारा सेशन कंटिन्यूड रहेगा, तो अब जिज्ञासा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जो भी न्यू मेंबर्स आज ज्वाइन हुए हैं, तो हमने डिटेल्स शेयर कर दी है चैट बॉक्स में। जो भी ऐड होना चाहते हैं ग्रुप में, उस लिंक पर क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। ये हमारे सेशंस वो रेगुलरली चल रहे हैं और आज उसका 49th डे है और आगे भी चलते रहेंगे। तो आपको ज्वाइन होना है और आपके सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या नंबर भी शेयर किया गया है, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसी के साथ अगर जिनके पुराने सेशंस मिस हो चुके हैं और जिनको लग रहा है कि आज के सेशन सुनने के बाद हमें पुराने सेशंस भी सुनने हैं, तो उसकी यूट्यूब लिंक, यूट्यूब पे हमारा यू टर्न के नाम से चैनल है जहां हम रेगुलरली पहले के वीडियोज डालने का प्रयास कर रहे हैं। वो लिंक भी हम ग्रुप्स में वापस शेयर कर देंगे ताकि आप लोग उसको सब्सक्राइब करें और उस पर नोटिफिकेशन बेल ताकि आप के जितने वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो अब मैं गिरीश जी के पास चलता हूँ। गिरीश जी, आपका प्रश्न। हाँ, मैंने हैंड रेस किया क्या? हाँ, अच्छा, आपके पास शायद मेरी कोई बात नहीं। सृष्टि जी। Hello. हाँ जी। Yeah, thank you, Mehak, for such a deep insight on each and every small things that we eat and what we should eat. So thank you so much for that first. And so first question is, like, I wanted to know about the things like ghee, oil that we eat. तो हमारे मतलब इंडियन कल्चर में बहुत वो है कि हम अच्छा खाना खाते हैं, लाइक घी अच्छा होना चाहिए, और तेल तो फिर भी ठीक है, पर घी का बहुत महत्व है हमारे इंडियन फूड में, और वो कहते हैं अच्छा भी रहता है। बट मैंने कभी मतलब कुछ डॉक्टर से भी मतलब ऐसी जानकारी ली है, तो उनका कहना है कि थोड़ा सा लिमिट मतलब खाना चाहिए, अच्छा रहता है, बट हिसाब से या क्वांटिटी मेजर करके आपको खाना ध्यान रख के खाना चाहिए। तो क्या है मतलब एग्जैक्टली कितना अमाउंट हमें उसको कंज्यूम करना चाहिए, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, या इट इज वी कैन ईट एज मच एज वी वांट? So obviously everything is good in limited quantities. कोई भी चीज एक्सेस में अच्छी नहीं होती है कि हम कोई भी चीज बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। same goes with anything in life. एक्सेस कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। And when it comes to oil and ghee, so basically हमारे वर्क पे डिपेंड करता है हम कितना फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, अच्छे फिजिकल मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो हमारे लिए घी इज फाइन। क्वांटिटी में भी हम घी खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट हो रहा है। बट हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ाई का काम कर रहे हैं, हम फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे घी की क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घी नहीं लेना है, बिकॉज घी से हमारा ब्रेन की जो सेल्स है वो एक्टिवेटेड रहती है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट क्वांटिटी हम देख लें कि हम वर्कआउट और हमारा मेंटल वर्कआउट और फिजिकल वर्कआउट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम। और साथ ही आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि बिना घी की रोटी खाने का, तो ऐसा ना करें। बिल्कुल हमारे आयुर्वेदा में चीज स्पष्ट आती है कि थोड़ा तो घी लगा के आप जरूर खाएं, मतलब हल्का ही लगाएं, पर जरूर थोड़ा हल्का घी लगा के खाएं। जिनको प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, दैट्स अ डिफरेंट केस, तो उसमें तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बट लेमैन के लिए it's fine and depends on the age also. अगर आप यंग एज में हो या छोटे बच्चे हैं तो वो घी आराम से क्वांटिटी में भी थोड़ा खा सकते हैं, बट एज द एज इंक्रीजेस तो घी को कम करें। एंड एज अ मेडिसिन भी ले घी को, नॉट एज अ फूड, वो ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर हम जैसे बाकी चीजों में घी खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई दूसरी चीज है साथ में जिसमें हम घी खा रहे हैं, कुछ स्वीट हो गया या कुछ भी हो गया, और उसको कंपलसेट करने के लिए अगर हम चपाती वगैरह पे घी नहीं खाते तो दैट इज नॉट करेक्ट और दैट इज फाइन? So what we have learned in Ayurveda is that चपाती में घी होना चाहिए, एकदम चाहे मामूली मात्रा का हो, एकदम थोड़ा सा ही हो,
बट घी इज इम्पोर्टेंट। जो हमारे 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, जो हम आगे चर्चा करेंगे थोड़ी सी इसके बारे में, वो बैलेंस रहते हैं। So little quantity of ghee is important. Rukhi roti is not advisable according to Ayurveda. Acha, okay. Okay. Thank you. And Mehak, one more question. So right now we were discussing that हमें मतलब जितना भूख हो उतना ही खाना चाहिए। तो अगर हमारे जैन धर्म में ये भी होता है कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, करेक्ट? तो मैंने एक बार पहले क्वेश्चन पूछा था कि मतलब अगर हमारा खाना बचता है तो हम अगर उसे अगले दिन कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव बोथ द कंडीशंस हियर, वी शुड नॉट वेस्ट द फूड एंड देन वी शुड ईट, मतलब जितना जल्दी बना उतना ही जल्दी खा लो। तो स्टोर्ड फूड नहीं खाना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप देखेंगे हमें सबसे पहला क्राइटेरिया ये रखना चाहिए, इसलिए हम तो हमारे धर्म में तो पहले ही कंसेप्ट दे दिया कि इसलिए भूख से कम खाओ। आगे हम देखेंगे हमारे फूड के सेशन में और आएगा कि उनोदरी का एक कंसेप्ट होता है जहाँ हमें भूख से थोड़ा कम ही बनाना चाहिए। फिर भी अगर हमारे प्लेट में कुछ रह जाता है और अब लग रहा है कि अब तो मैं ओवरफुल हो गया हूँ, तो हमारे भगवान ने वापस कंसेप्ट बता दिया कि दान का, जिसे हमने कह दिया अन्न पुण्य। तो आप कहीं ना कहीं किसी को अगर वो फूड प्रोडक्ट दे सकते हो, या उसको गाय हमारे होती है या बाहर कुछ भी आपके एनिमल्स रहते हैं उनको बांट सकते हो, तो वो भी एक हमारे पास प्रोसेस है। और फिर भी लास्ट रिजॉर्ट में अगर आपके पास नहीं ये दोनों ऑप्शन भी रहते हैं, देन ट्राई कि आप उसको कल तक उपाड़ने की प्रयास करें, मतलब कल तक उसको यूज करने का प्रयास करें। जहां तक है उसको तो वो ही दिन लास्ट स्टेप रहे कि हम उसको रख रहे हैं फ्रिज में और हम यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो रखे हुए फूड में न्यूट्रिशन नहीं होता है, मतलब ऐसा रहता है, या वो वैल्यू बहुत कम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। टेस्ट हो सकता है रहे, बट न्यूट्रिशन के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से हम देखें तो एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं। हेल्थ वाइज भी इट इज नॉट एडवाइजेबल, एंड इवन इफ धर्म वाइज भी हम देखते हैं तो वो भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि अगर हमें रखना होगा भोजन को तो हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा, और फ्रिज का भोजन हम लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं, उसको फ्रीज नहीं करना चाहिए। कल भी जानेंगे कि फूड बनने के कितनी देर बाद तक कंज्यूम हो जाना चाहिए, उसके बिहाइंड भी पूरी साइंस कल, मतलब फ्रिज का तो ज्यादा रोल नहीं रहा है फिर उस हिसाब से। बिल्कुल। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट कल लेने का है फ्रिज का, और आप ट्यून रहे, कल में आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू। रक्षित जी। Yeah, hello. Yeah, hi. Yeah, I'm Manthan Jain, not Rakshit. It's my cousin phone. Okay. Yeah. So निपुण भैया, मुझे एक पूछना था आपसे कि जो फूडी, मतलब जो फूड की बात चल रही थी आज, तो एक्चुअली आई एम वेरी फूडी पर्सन, तो मेरी ट्रैवलिंग भी बहुत रहती है, तो जो ये खाने की लालसा है उसे कम करने के लिए, जो टेस्ट है बहुत चीज का, बहुत हर चीज में टेस्ट चाहिए, तो उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब मन की लालसा को कम करने के लिए? मन की लालसा के लिए हमने एक पूरा सेशन किया था आहार संज्ञा पे, ठीक है? एक आहार संज्ञा का पूरा सेशन है। आई गेस दीप्ति, हैव वी अपलोडेड इट? तो अगर हमने वो अपलोड कर दिया है, मोस्टली हमने कर दिया, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड करके एक पूरा एक वीडियो है, आप जरूर देखें, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड में। उसमें हमने आहार संज्ञा की बात करी है, तो उसमें हमने चीजें आपको बताई है, वो वीडियो को आप हमारे चैनल पे आके देखेंगे, तो उसमें हमने पूरे स्टेप्स बताए हैं कि वो आप संज्ञा को कैसे जागृत नहीं, मतलब जो इच्छा आप बता रहे हैं कि मेरे में बहुत इच्छा आ जाती है, राइट, आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो उस वीडियो में आपको बहुत हेल्प करेगा। और साथ ही जो चैलेंजेस आपको मिले हैं आज, दैट ईटिंग विद अवेयरनेस, हम अवेयरनेस के साथ खा रहे हैं, हम जागृति के साथ खा रहे हैं, इच्छा भी हो रही है, तो साथ में अवेयरनेस ये रहे कि हाँ मुझे बहुत टेस्ट आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, वो साथ में अवेयरनेस रहे, तो वो अवेयरनेस हमको उस स्टेज पे ले जाएगी जब हमारी इच्छा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और साथ चैलेंजेस मिलेंगे आपको, तो चू फ्रॉम वन साइड, तो उससे टेस्ट कम हो जाएगा। अभी आप इससे स्टार्ट करें, जो आज का चैलेंज है, राइट, वन स्टेप पे लिए आप यही देखेंगे, सिर्फ ये करने से ही आप देखेंगे, और उसको चबा चबा के, जैसे इसने बताया था कि 32 दांत है तो 32 बार तो चबाएं, एक मिलना चाहिए, ठीक है? तो वैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो सजगता है, जो अवेयरनेस है, और जो एक हम कह देते हैं कि जो एकदम लालसा आ जाती है, ये लालिमा हमारी एक्टिवेट हो जाती है। यस यस यस,
तो लारी भाई हमारी जो होती है, तो वै- ये आप देखेंगे बहुत कंट्रोल में आएगी। वैसे तो ये 2 महीने जो क्वारंटाइन था तो हमने वैसे ही बाहर का खाया नहीं, और अभी भी रेस्टोरेंट सब बंद ही है, तो उससे वैसे भी हैबिट हो रही है धीरे धीरे। एग्जैक्टली। बट तो उसका लॉकडाउन के अंदर हो सकता है कंट्रोल, हो सकता है लोगों की या बढ़, क्योंकि सब काफी चीजें हद तक बन गई है। अगर आप थोड़ा बहुत कुछ फॉलो करना ही चाहते हैं तो Yes. कुछ ना कुछ तपस्या करना शुरू करें, उससे भी आपके हाँ, बहुत उसके रिलेटेड मुझे पूछना था। एक्चुअली मैं पहले बहुत अठाई कर चुका हूँ 2-3 बार। अभी इन लेटेस्ट 3-4 सालों में मुझे उपवास करने में भी बहुत वो हो रहा है, मतलब उपवास भी बहुत मुश्किल से होते हैं। पहले मैं अठाई कर लेता था बिना सोचे समझे, और अब उपवास करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इसका क्या कोई बात सॉल्यूशन नहीं, है? अब हो रही है दिक्कत, कोई बात नहीं। आप तो अगर हो सके तो कल एकादशी कर लो, अच्छा। है ना। या उपवास मत करो अभी, आपके लिए अनअचीवेबल है। एक टाइम खाओ, हम तो खाने के लिए कह रहे हैं, खाने की बात चल रही है तो खाने पे कैसे आपको मना कर दे। तो आप एकादशी ना करें, और ओके, कल देखिए आप ट्राई करें एकादशी में सिर्फ एक साइड से खाएं, और फिर हमें बताइए उसका कल एक्सपीरियंस, आप हमसे शेयर करें क्या रहता है। जरूर जरूर निपुण भैया। ठीक है। और आप बहुत हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। और इस सेशन से मुझे बहुत कुछ मतलब लाइफ में चेंजेस आए हैं, और थैंक्स अलॉट फॉर ऑल दैट। जुड़े हुए हैं आप, कहाँ से जुड़े हुए? जी, मैं अहमदाबाद से हूँ, और मेरी फ्रेंड सरिता खींचा है, उसने मुझे प्रेफर किया था ये करने के लिए। ओके, वो भी इसी ज्वाइन में ग्रुप में। नाइस। ग्रेट, ठीक थैंक ओके, यू। थैंक यू, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ओके, अब हम चलते हैं स्वाति जी के पास। स्वाति जी के पास मैं फिर टर्निंग पॉइंट के पास आ रहा हूँ। हाँ जी, स्वाति जी आपने खुद को वापस म्यूट कर दिया। हाँ हेलो। हाँ जी स्वाति। स्वाति जी। हाँ, अ, हेलो, हाँ मेरी जी स्वाति। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, मेरा बच्चा है 5 साल का, तो रोज़ उसे खाना तो ठीक टाइम पे खिलाती हूँ, बट उसका जो स्वभाव है वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा है। तो कहते हैं ना कि आहार से स्वभाव बनता है, तो क्या करें? जो मतलब ऐसे तो जो भावना से बनाते हैं, अच्छी भावना से नवकार मंत्र कह के ही बनाते हैं, बट कहीं तो भी गड़बड़ है जिस वजह से वो इतना चिड़चिड़ा हो गया है। तो क्या करूं मैं उसके लिए? ऐसा या फिर ऐसा कुछ आहार है जो उसको शांति दे? जो सो एक तो जो पूरा थॉट्स का है, जो पूरा थॉट्स हमारे होने चाहिए आहार बनाते टाइम, उसका सेशन कल है कि हमारे भाव कैसे होने चाहिए। हाँ, तो वो डिटेल में बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसके अंदर कि हम क्या क्या चीजें सोच सकते हैं जब हम आहार बनाएं, या हम जब आहार खाएं। दोनों चीजें होती है ये। और जब हम सर्व कर रहे हो, तो तीनों स्टेप में हमारे थॉट्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि हम कैसा फूड दें उनको खाने के लिए, तो क्या एज बताई आपने उनकी? 5 साल। 5 साल। 5 साल। हाँ, तो उनको कम स्पाइसी खाना दीजिए, एकदम एकदम मिनिमम स्पाइसी, मतलब काली मिर्च, हाँ, लाल मिर्च, कुछ भी आप उनको मत दीजिए, मिर्ची वाला अवॉइड ही कीजिए। और हो सकता है तो स्पाइसेस आप सारे ही कम कर दीजिए। जो नमक भी हल्का कम कर दीजिए, मिर्ची भी कम कर दीजिए, और थोड़ा घी तेल की मात्रा भी थोड़ी कम कर दीजिए। तो इससे सात्विकता उसके अंदर बढ़ जाएगी, और वो इमोशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमारा जो गुस्सा है या और जो नेगेटिव इमोशंस है, सात्विक फूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इमोशंस। तो उस अच्छा, फूड को बहुत सिंपल कर देंगे, और वही आप थॉट्स जो आप दे रहे हैं खिलाते टाइम, वो थॉट्स को बहुत प्योरिटी से खिलाएं। जब परोस रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, तब भी आप उनको खुद फीड करें तो बेटर है। हाँ, मैं ही आप कराती हूँ। अपने हाथों से खिलाएं तो बेटर है। हाँ, और बनाते टाइम भी उस थॉट को बहुत उस थॉट से बनाए कि ये आहार करते ही मेरा बेटा बहुत उनका क्या बताया आपने, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो वो हाँ, एकदम शांत हो रहे हैं। ये नहीं सोचना है आपको कि चिड़चिड़ नहीं हुए, ऐसा नहीं हाँ, सोचना है कि वो चिड़चिड़ नहीं हुए। ये सोचना है हाँ, कि वो एकदम पीसफुल हो रहा है, एकदम शांत हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, और सेटिस्फाइड हो रहा है, और एकदम उसकी प्रकृति शांत हो रही है। उस टाइम पे उसको पॉजिटिव वाइब्स बनाते टाइम और खिलाते टाइम ये दे दें। एंड आप अगर उनसे योगा कुछ करवा सकते हैं तो प्राणायाम जरूर करें, जी, है ना। तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप उनसे 5 साल के हैं, कंसिडरिंग दैट, एक्चुअली अगर आप बहुत टाइम करवा, चले वो। हाँ,
अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ गहरी श्वास लेना भी हाँ, वो सिखा बहुत दें। चंचल है। हाँ सिर्फ गहरी श्वास लेना, प्राणायाम नहीं भी कर पाए, हाँ, ठीक है, ये बस हो सिर्फ सकता है। पाएगा, उससे भी आप देखेंगे बहुत उसको रिलैक्सेशन हो हाँ जाएगा, है ना? जी, ओके, थैंक यू। ठीक। थैंक ये यू। थॉट्स और ये आप चीज अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं चलता हूँ टर्निंग पॉइंट। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जय। मैं नीर बात कर रहा हूँ साबरमती अहमदाबाद से। हाँ जी। हाँ, मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि जनरली मैंने सीनियर से सुना है और ये सभी ने सुना होगा कि आठम चौदस पर्यूषण और जनरली पाचम भी आती है जब अपने को हरा नहीं खाना होता है। तो उसके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? स्टे ट्यून्ड। अच्छा, कल के सेशंस, कल 1-2 सेशन में आपको मिलेगा। ओके। और साइंस आपको मिल जाएगी, उसके बिहाइंड साइंस क्या है और उसके बिहाइंड जैनिज्म और स्पिरिचुअलिटी में क्या बताया। परफेक्ट परफेक्ट। एंड सेकंड, अभी आप कुछ रोटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि लूखी रोटी नहीं खाना चाहिए, राइट? बट मैंने सीनियर से ऐसा सुना है कि घर में जब भी थाली परोसी जाती है तो पहली रोटी अपनी लूखी होना चाहिए। वो गाय के लिए। नहीं नहीं, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, तो ये पॉइंट मिस हो गया था। दिस इज नमन हियर। आयुर्वेदा के हिसाब से द थिंग दैट यू आर टेलिंग ना, दैट इज परफेक्ट। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो फर्स्ट रोटी है ना, वो लूखी ही खानी चाहिए। यस तो ये महक से कहीं मिस हो गया था, तो ये सब यस। पार्टिसिपेंट्स के लिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आई डिड हाँ नॉट पॉइंट आउट हाँ, दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। तो फर्स्ट रोटी अनिवार्य है, उसको आप लूखी खाएं। लुक्की खाने। और बाकी की जो रोटियां है उसमें भी जैसे नाम मात्र का घी, घी का हाँ कंटेंट होना चाहिए, पर जो फोकस किया था नाम मात्र का घी। एंड इफ यू आर हाँ, ऑब्वियसली डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, देन यू यस कैन ऐड अ लॉट ऑफ घी टू दैट। पर अगर कम है तो कम, पर फर्स्ट रोटी हमेशा लूकी ही खाना। यस, परफेक्ट परफेक्ट, यस, गॉट माय पॉइंट। सो यू आर राइट ऑन दैट, जो भी आपको सीनियर ने बोला है, दैट इज द परफेक्ट थिंग। यस यस। इसके अंदर हमारा टेस्ट एंड जो हमारा स्वाद पे विजय हम कर रहे हैं, जो रसपरी त्याग बताया है, जो टेस्ट बड्स पे कंट्रोल बताया है, तो वो लूकी रोटी से हमारा एक बार के लिए वो टेस्ट कंट्रोल हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। हाँ 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 हाँ। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि जनरली अपन जैसे मंदिर में एंटर करते हैं तो आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग कि यूजुअली मेल्स को लेफ्ट हैंड साइड खड़े रहने को बोलते हैं और फीमेल्स को राइट हैंड साइड। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? नो नॉलेज अबाउट द सेम। नहीं, मेल्स को क्या बोले आपने? लेफ्ट में मेल्स लेफ्ट हैंड साइड खड़े रह के प्रतिमा जी के दर्शन करते हैं एंड फीमेल्स राइट हैंड साइड खड़े रह के प्रतिमा जी के दर्शन करते हैं। तो इसमें मैं रिसर्च करके बताऊंगा, वरना मंदिर पे तो मैंने काफी रिसर्च की है इन टर्म्स ऑफ दिस एंटायर साइंस, एनर्जीज एंड एवरीथिंग। उसमें मेरे में तो कभी ये पॉइंट हाईलाइट होके नहीं आया पर्टिकुलरली। पर ऐसा अगर कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है तो आई विल जस्ट गेट बैक टू यू, अगर मेरे को हाँ उसमें हाँ कुछ हाँ। साइंटिफिक इनपुट मिलता जनरली है। मंदिर मतलब मंदिर मार्गियों से आप पूछोगे तो यूजुअली बेसिकली ये रहता है कि बीच में नहीं खड़े रह के दर्शन करना है, सभी को दर्शन होए भगवान के। और मेल्स लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं, फीमेल्स राइट हैंड साइड। ओके ऐसा। तो तो ऐसा उसका कुछ अभी ऐसा फॉलो करते ये सब करते आ रहे इसलिए करा है, पर रीजन क्या है मुझे नहीं पता है, तो मैंने सोचा मैं एक बार पूछ लूं तो मुझे भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं, अगर इसका कुछ होगा, लॉजिकल रीजन होगा, तो विल जनरली कम फॉरवर्ड। वरना क्या होता है, अगर वैसे भी इन जनरल भी अगर जा रहे हो सेंटर में, तो बोला गया है ताकि क्राउड को सबको दिखते रहे। वरना इन जनरल भी अगर आप जा रहे हो, हाँ से हाँ हाँ फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट गोइंग विद अ फीमेल ओनली, देन इट डजंट मैटर वेदर यू आर डूइंग अ दर्शन हाँ फ्रॉम द लेफ्ट हाँ साइड और द राइट साइड। इंस्टेड ये बोला जाता है, स्वर विज्ञान एक अलग विद्या होती है, उसमें ये बताया जाता है कि वॉट एवर स्वर आपका चल रहा है, तो अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल से अगर आपकी सांस आ रही है, तो आपकी जो प्रतिमा है जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो, दैट शुड बी ऑन योर राइट साइड। तो अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है ना, तो प्रतिमा आपके राइट साइड पे होनी चाहिए। और अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है तो प्रतिमा आपके लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। क्योंकि स्वर विज्ञान ये कहता है कि बिकॉज ऑफ दैट एक्टिव, जो मेघ ने भी आज बताया था, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी चल रही है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नाड़ी दैट इज एक्टिवेटेड, यू आर बाउंड टू टेक इन मोर एनर्जीज। जो भी नाड़ी एक्टिवेटेड है, तो यू शुड अलाइन योर बॉडी इन दैट डायरेक्शन। तो वो एक विद्या होती है। पर मेल फीमेल का सेग्रीगेशन जहाँ तक मेरे को है ध्यान में नहीं है, फिर भी कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हाँ, रिद्धि वांट्स टू ऐड, शी इज मंदिर मार्गी। तो आई एम आल्सो मंदिर। जय जिनेंद्र भैया, बेसिकली
एग्जैक्ट रीजन तो मेरे को भी नहीं पता, बट व्हाट लॉजिकल रीजन आई कैन थिंक ऑफ इस सेंटर में तो इसके लिए नहीं रहते ताकि प्रतिमा जी के दर्शन में अपन किसी को अंतराय नहीं दे। कोई भी आ रहे नीचे चैत्य वंदन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उनके दर्शन में अपन अंतराय नहीं दे, तो वो इसलिए कहते हैं सेंटर में नहीं। और मेल फीमेल को अलग अलग रखा है ताकि अंदर मंदिर में भी अपन मेल फीमेल में संगठन नहीं हो, थोड़ा अलग अलग रहे, टचिंग नहीं हो, ब्रह्मचर्य जैसे चीजें होती है तो वो भी पालन हो जाए। और एक प्रोटोकॉल जैसे कि जैसे हम क्यू रखते हैं वहां पे, पूजा घर में भी क्यू होती है, तो हर चीज का सिस्टम जैसे उन्होंने बनाया हुआ है। एग्जैक्ट लॉजिक तो मुझे भी नहीं पता, बट आई कैन थिंक कि वो ताकि सिस्टमैटिक हो, वरना सब एक दूसरे के अड़ाड़ ना हो, ब्रह्मचर्य किसी का व्रत हो उसमें कभी भंग नहीं हो, तो वो उसके लिए वो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। नहीं, जनरली मैंने महाराज साहब जी से भी सुना है कि अगर ऐसे खड़े रहते हैं ना तो महाराज साहब जी भी बोल देते कि श्रावक एक साइड लेफ्ट में हो जाओ, श्राविकाएं सब राइट साइड हो जाओ, ऐसा। नहीं कि अपन को आप इसका रीजन फाइंड आउट कर ले इसके पीछे, तो जरूर हम भी उस पर रिसर्च करेंगे, आप भी कुछ रिसर्च करें, अगर कुछ मिलता है तो जरूर आप हमें बताएं। पर अल्टीमेटली परमात्मा के दर्शन में, परमात्मा की प्रार्थना में हमारे भावों की, हमारी जो महत्व है वो भाव है, उसको बड़ा सुंदर रखें, उसको बड़ा पवित्र रखें, और फिर किस भी दिशा में रहें, आपके भाव अगर शुद्ध है तो वो परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने ही वाले, तो वो रखने का प्रयास करें। हाँ, बस एक लास्ट क्वेश्चन और है, राइट? अपन जो भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा करते हैं तो वो क्यों की जाती है अष्ट प्रकारी पूजा? दर्पण है, चामर है, नैवेद्य, फूल, फल, इसके लिए पूरा लंबा डिटेल में देना पड़ेगा देखो, क्योंकि दो चीजें होती है। वी आर हम लोग जनरली हम स्थानकवासी है, जैसे मंदिर मार्ग में भी काफी स्टडी किया है, तो अलग अलग जगह अलग अलग मान्यता है, राइट? तो मंदिर में क्या होता है, जो आप चाहे दर्पण बोल रहे हो, चामर बोल रहे हो, एक होता है इंसान इज डूइंग ओनली मैकेनिकली, जैसे हमारे यहाँ पे भी है स्थानकवासी में कि आपको सम्माई करनी है, यूनिफॉर्म पहनना है, पूंजनी जैसे पलेवना कर रही है, एवरीथिंग हैज अ डीप साइंस बिहाइंड इट। तो जैसे निपुण ने बोला था ना, द मेन थिंग इज ऑल अबाउट द भाव। What we have ended up doing is only the process. The भाव has gone amiss, या टोटली वो निगलेक्ट ही हो गया, लोगों को पता ही नहीं है क्या है। तो इसका जो है ना, इसके लिए तो पूरा एक अलग से सेशन जितना मटेरियल होता है, क्योंकि एक समझाए कि दर्पण क्या है, दर्पण के पीछे की साइंस क्या है। दर्पण में कई बोला जाता है कि दर्पण में आपको एग्जैक्ट मूर्ति आपके सामने दिख रही है दर्पण में, तो इट इज लाइक होल्डिंग द गॉड क्लोजर टू यू, एक सामने दिख रहा है। दर्पण में मिल जाए तो इट्स लाइक नेक्स्ट टू यू ओनली। चामर करते हो तो चामर का भी आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि उचकना पड़ता है, तो यू गेट ऑन योर टोज and then you start doing the right and left wala action. Yes, it's an entire body science behind why are you getting on the toes, how does the energy flow upwards when you are doing the right left movement, what does it symbolize? आप कैसे आजू-बाजू की एनर्जीज को प्योरीफाई कर रहे हो, that entire intent should be there. The bodily actions would definitely help you to some extent, but it should be supported by the bhav which is getting there. Exactly. वो मिस हो गया तो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। इस पे बहुत सारे चीजें ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगी, है ना? आप थोड़ा इस पे सर्च खुद भी करेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। और एक किताब है परमात्मा से परमात्मा, ऐसी किताब है मंदिर मार्ग में, एक गुरुजी की निकली भी, हमने पढ़ी है वो किताब, और वो प्योर भावों पे आपको लेके जाएगी, एक एक एक्टिविटी से रिलेट करते हुए। तो अगर नमन अपने घर पे शायद वो है मुंबई में किताब, हमारे घर पे है बॉम्बे में, उनको व्हाट्सएप कर लें, है ना? वो आपको उसकी फोटो खींच के भेज देगा, ताकि आप वो किताब जरूर कहीं से उपलब्ध करवा। बहुत बढ़िया किताब है, एंटायर जितने प्रोसेसेस है, जैसे आप चैत्य वंदन बोल रहे हैं, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो जस्ट कांटेक्ट मी, आई विल सेंड यू द बुक्स नेम एंड कांटेक्ट नंबर। परफेक्ट, ऑल राइट, या थैंक यू। जय जिनेन्द्र। अब हमारे पास प्रश्न थोड़े और ज्यादा हैं, तो मैं क्विकली नेक्स्ट के पास चलता हूँ, श्वेता जी के पास। श्वेता जी, आप म्यूट हो गए वापस, श्वेता जी। हेलो जी श्वेता जी, आ रही आवाज? हाँ जी, आपने बताया कि हमें राइट वन साइड से च्युइंग करना चाहिए, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड,
लेकिन जिन्हें बोथ प्रॉब्लम हो, एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक ट्रबल, तो फिर उन्हें किस साइड से ड्रिंक करना चाहिए, मतलब जिसका बात हो फिर दोनों डिस्टर्ब हो जाए? सो बेसिकली इसका पूरा लॉजिक तो ये है कि हम हमारी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं, और सेकंड ये है कि हमारी जो हम जितना खाना खा रहे हैं, कम खाने में हमको प्रॉपर एनर्जी मिल रही है। अगर हम एक साइड चू करके खाते हैं तो हमारी एनर्जी। और जो थर्ड पॉइंट आप जो पूछ रहे हैं, वात और पित्त, तो इसका यही है कि कोई भी साइड से खाएं। अगर आपको वात बैलेंस करना है तो वात के लिए राइट से करें और पित्त के लिए लेफ्ट से करें। तो कभी आप राइट से खा लें और कभी आप लेफ्ट से खा लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक मील आपने लेफ्ट से खा लिया और एक मील आपने राइट से खा लिया, बट एक बाइट को एक ही साइड खाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरा बेटा भी क्वेश्चन पूछने चाह रहा है लास्ट 3 डेज से, पहले सो जाता है 10 बजे बाद, तो पूछो जल्दी। क्या नाम है आपका? जिनांश। चेनांश, अच्छा क्या बात है। हाँ पूछो। सबसे पहला इंसान किसने बनाया? सबसे पहला इंसान किसने बनाया? ये तो आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया है कि भगवान को ही पूछना पड़ेगा ये प्रश्न कि पहला किसने बनाया, कौन पहले आया और कौन आया, मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया? तो है ना, पहले तीर्थंकर हमारे मालूम है हमें, है ना। पहला धर्म किसने स्थापित किया वो मालूम है आपको? पहले तीर्थंकर कौन है हमारे? हाँ, कौन है? ऋषभदेव जी। हाँ वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो आप तो बस वो याद रखना कि पहले कौन है तीर्थंकर हमारे? ऋषभदेव जी। बस उनने ही धर्म की शुरुआत करी, तो हमारे लिए आदि पर्सन वही है, फर्स्ट पर्सन वही। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। बच्चे बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। सो पर बच्चे सुन रहे हैं। ये कितने उम्र के हैं श्वेता जी? 5 years। 5 years के, बहुत बढ़िया। तो आप रेगुलरली इनके साथ ही बैठे? नहीं, ये लास्ट में एंड में आता है, टीवी देखकर जब तक सेशन या फिर ध्यान के टाइम आ जाता है तो मुझे शट करना पड़ता है। नहीं अच्छा, लास्ट में भी आ रहा है तो जितनी देर सुने उतना बहुत अच्छा है। ऐसे पूछते रहा करो क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट रेणु जी के पास। जय जिनेंद्र, मेरा क्वेश्चन ओजस आहार के रिलेटेड में था। ये ओजस आहार कब तक जीव करता है और कब कब करता है? तो ओजस आहार जो आया है शास्त्रों में, तो वो आया है अंतर मुहूर्त तक करता है। तो दैट टाइम तक वो सिर्फ ओजस आहार ही करता है, मतलब विदिन 48 मिनट्स उसके अंदर की ड्यूरेशन जो है, उस ड्यूरेशन तक वो ओज आहार को करता है। वो आगे भी ओज आहार, जो प्राण शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है, उसको करता है, बट वो उस टाइम पे तो सिर्फ ओज आहार ही करता है। दैट इज द ओनली टाइम, और दूसरा आहार कोई नहीं करता। स्टार्टिंग में, मतलब जब बर्थ हो रही है तब, जब वो आता है, जीव जब आ रहा है, जो बीज रूप में जीव आ रहा है हमारे वूम्ब में, जब हम आ रहे हैं वूम्ब में, तब वो उस टाइम से 48 मिनट्स तक के जो पीरियड है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर 10 मिनट भी हो सकती है, 15 मिनट भी हो सकती है, अंतर मुहूर्त के अंदर। जब तक उसकी आहार प्राप्ति पूरी नहीं हो या आहार प्राप्ति पूरी नहीं हो? आहार प्राप्ति तो पहले आती है, उसके बाद तक भी वो 48 मिनट्स के अंदर अंदर की ड्यूरेशन में ओज आहार करता है। फिर आगे की पर्याप्तियां भी उसके उस टाइम पे ही स्टार्ट हो जाती है पूरी होना। जी, काइंड ऑफ लाइक जब तक 4.5 प्राप्ति पूरी नहीं हो तब तक, या पूरी, जैसे हम लोग अगर पंचेंद्रिय और हमारी पूरी 6 प्राप्ति पूरी होने वाली है, तो वो 6 प्राप्ति तक करेगा ओज आहार या फिर 4.5 तक करेगा? इसका डिस्क्रिप्शन आता है कि वो अंतर मुहूर्त तक करता है। अब वो उस पे डिपेंड करता है वो जीव पे कि वो कितनी देर में सारी पर्याप्तियों को किए। अपन अपर्याप्ति से पर्याप्त अवस्था में कितनी देर में आ जाते हैं? अंतर मुहूर्त। तो वही है, विदिन 48 मिनट्स कोई भी पीरियड हो सकता है वो। ओके, थैंक यू। मम्मी को उसके बाद में कभी नहीं करेगा? उसके बाद लाइफ टाइम में कभी नहीं करेगा ओज, लाइक टिल द टाइम जिसका उसका भाव चल रहा है? ओज तो हमारी बॉडी का करंट है। ओके, ओज तो प्राण शक्ति है, तो वो ओज तो रहेगी ही, वो उसी की वजह से ही जीवित है।
जो ऊर्जा है, जो प्राण है, जो करंट है, वो एंड तक रहता है साथ में। इसलिए आप देखते हैं, आप सुनते भी होंगे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, है ना, तो उनका ओज और बड़ा बढ़ जाता है, ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो क्या है, जब ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है तो हमारे जो ओज शक्ति, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, वो ऊर्ध्वगामी होने लग जाती है, वो ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है। तो दैट इज वाई साधना के लिए, अगर जिसको भी साधना में आगे ग्रो करना है, इसलिए कहते हैं तवेस हुआ उत्तमम ब्रह्मचर्य। वो तप को मैं श्रेष्ठ इसलिए बताया कि उसको, क्योंकि वो अपनी ओज शक्ति को डेवलप कर रहा है, हमारे ओज आहार को सहज ही लेके आता है, इसलिए वहां हमें बहुत हेल्प करता है और इसलिए ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नमन ने शायद एक बार साइंस भी बताई थी इसकी पूरी, कैसे कितना टाइम लगता है, क्या होता है, नमन ने सब शेयर किया था एक बार, तो वो चीज इसमें आती है। तो ये ओजहार और रोमहार साइमल्टेनियसली चलता ही रहता है पूरी लाइफ में। थैंक यू। मम्मी आप कुछ बोल रहे? हाँ, मैं ये कह रही थी, ओज आहार जो है वो पर्याप्त होने तक ही जीव लेता है, मतलब जब तक इसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, जब वो उत्पन्न होता है दूसरी गति से आके, जब उत्पत्ति के समय से लेकर जब तक पर्याप्तियां सब पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक ओज आहार लेता है। उसके बाद दूसरा काइंड ऑफ हम इसे ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, बाटा वेदी अवस्था से जैसे ही जीव कहीं पे भी पहुंचता है, वो एक समय बाद में जो आहार लेता है, उस समय से जब तक वो पर्याप्त नहीं होगा तब तक वो ओज आहार ही करेगा। हाँ, ये भी है। वो एक समय, एक पलक झपकते जितना भी हो सकता है, अंतर मुहूर्त में अपन कोई भी लिमिटेशंस नहीं कर सकते कि 48 मिनट ही हो, कुछ भी हो सकता है, वो एक समय से लेके कितना भी हो सकता है, मुहूर्त तक का 48 मिनट। मेरे को एक और, जय जिनेंद्र, थैंक यू। एक और क्वेश्चन था, वो रिलेटेड है, आपने आरोग्य, आत्मा और आनंद के रिलेटेड कुछ बताया था। आरोग्य, अध्यात्म, हाँ अध्यात्म एंड आनंद, उसका क्या था पूरा रिलेशन, आप एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो। सो आरोग्य हमारा जो हमने पहला सुख बताया, निरोगी काया, अगर हम हेल्दी होंगे तभी हम आगे जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में सोचेंगे। आप देखते होंगे जो बहुत अनवेल रहते हैं या बहुत तबीयत खराब रहती है, तो उसके अंदर हम आगे हायर सीख नहीं कर पाते, उसमें हम स्पिरिचुअली हमारा क्योंकि दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं। अगर हम फुल हेल्दी है, फुल फिट हैं, योगा कर रहे हैं या हम अच्छी चीजें कर रहे हैं, फुल फिजिकली हम एक्टिव हैं, तो ही हम आगे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम आध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं। और आध्यात्म में बढ़ेंगे तो हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो आनंद ही निकलेगा। दैट इज कंप्लीट ब्लिस, कंप्लीट स्टेट ऑफ जॉय, जो हमारा आनंद केंद्र होता है, जो हमारा एकदम हैप्पी स्टेट होता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप वाली स्टेजेस नहीं है, पहले आरोग्य होएगा, फिर आध्यात्म आएगा और फिर आनंद आएगा। एक और क्वेश्चन है, वो आउट ऑफ योर टॉपिक है, वो मुझे आई थिंक सौरभ भाई आंसर कर सकते हैं अगर वो हो तो। है सौरभ? इसको लास्ट में ले लें तो, ताकि जो दूसरे टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे, तो लेने के एक बार आप, क्योंकि मैं आपको लास्ट प्लीज वेट कीजिएगा ताकि बाकी सब टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए। श्योर, थैंक यू सो मच। दी आप बहुत क्यूट लग रहे हो आज। अच्छा ये आपका क्वेश्चन था क्या आंसर? नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट था, मेरे पास क्वेश्चन तो है ऑलरेडी। ठीक है, मे बी हमने हमारी पोजीशन चेंज की, उसका कुछ इफेक्ट होगा, कुछ लाइटिंग का या कुछ मे बी कुछ नहीं है। हाँ, मैं नेक्स्ट चलता हूँ हेमा जी के पास। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। हाँ, अब मेरे को एक बार वो नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी का वो एक्सप्लेन कीजिए ना। अच्छा, मैं चेन्नई से। जी, हमारी दो नाड़ियां होती है, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी। जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है, जो हमारी राइट साइड है, वो हमारी सूर्य नाड़ी है। जो गरम एक साइड हमारी गरम साइड हो गई, एक साइड हमारी ठंडी साइड हो गई, तो ये सूर्य नाड़ी हो गई और ये चंद्र नाड़ी हो गई। तो अगर हमारे में ये, हम डिटेल में आगे कल भी पढ़ेंगे, 3 चीजें आती है, वात, पित्त और कफ। अगर हमारी बॉडी में वायु ज्यादा है, अगर हमारी बॉडी में गैस ज्यादा बनती है, बर्ब ज्यादा आती है या गैशियस प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो हम राइट साइड से खाएं, ठीक है, हम राइट साइड से चबा के खाएं। और हम अगर हमारे में एसिडिटी ज्यादा होती है, पित्त की प्रॉब्लम ज्यादा होती है,
तो हम लेफ्ट साइड से च्यू करके खाएं, जिससे कि हमारी जो शीत वाली नाड़ी है वो सही रहेगी। तो ये खाने को ठंडा रखेगी, हमारे पेट को ठंडा रखेगी, और ये हमारी जो नाड़ी है ये गैस प्रॉब्लम्स को खत्म करेगी। और मेरी आके 4 इयर्स की बेटी है, वो हमेशा दूध दूध करती है। उसको मैं एक दिन में कितनी बार दूध दे सकती हूँ? वो दूध अच्छा हेल्दी है या अनहेल्दी है वो? 4 इयर्स की है। हाँ 4 इयर्स की है। तो छोटे बच्चों के लिए तो दूध कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से दे सकते हैं आप। और सजेस्ट करूंगी मैं उनको कम कम क्वांटिटी में ज्यादा बार दे सकते हैं आप। मतलब उनको फुल मत दीजिए, और उनको एक साथ जब ले रहे हैं, जब कंज्यूम कर रहे हैं, तो सिप बाय सिप करें उसको। ऐसा नहीं कि वो एक साथ पूरा ले लें, सिप बाय सिप करें, तो उनकी दूध की जो इच्छा है वो भी अपने आप पूर्ति हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और जो एनर्जी मिलनी है वो ज्यादा मिलेगी। तो वो पूरा साइंस है कि वो दूध जो ले रहे हैं वो सिप बाय सिप करके लेंगे, तो वो एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे बच्चों को तो आराम से दूध दे सकते हैं, बिकॉज उनका फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा होता है। थैंक यू। अच्छा Thank you. क्लासेस। धन्यवाद। नेक्स्ट पे चलता हूँ निविशा जी के पास। Hi, जी निविशा जी जी। निमिषा जी। can you hear me? जी, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही। हाँ, so actually बहुत लोग हैं जो vegan practice करते हैं, तो लोग दूध, चीज, कर्ड, बटर सब नहीं कंज्यूम करते हैं, तो हमको करना चाहिए इनफैक्ट। एंड बूढ़े लोग ये भी कहते हैं कि हमको घी कंज्यूम करना चाहिए, तो हमको क्या करना चाहिए? क्या कंज्यूम करना चाहिए? लास्ट लाइन आपकी क्लियर नहीं है समझ में। घी बोला उनने, घी कंज्यूम करना चाहिए। तो घी के ऊपर तो जवाब दिया ही था मैं ने अभी पहले कि क्या क्वांटिटीज और कितने में करना है। बाकी वीगन का दे आंसर राइट। वीगन का आप ही कर दो ना। मैं नहीं, वीगन का कर दो, आपका वीडियो दिख रहा है। जस्ट सॉर्ट इट आउट। So vegan diet is more popular in Western countries, and यहाँ पे इंडिया में भी लोग कर रहे हैं. It's a higher level of vegetarianism. वेजिटेरियन एक स्तर हो गया, उससे और हायर स्टेज होगी वीगनिज्म, जिसमें वो एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं. सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि वो अगर क्रूएल्टी से कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, तो वो अगर क्रूएल्टी मतलब काउस को इंजेक्शन देके कर रहे हैं या फिर उनको एक्स्ट्रा टॉर्चर करके कर रहे हैं, और वो करके हमारे प्रोडक्ट्स जो मिल रहे हैं हमको वो प्राप्त हो रहे हैं, तो उस केस में वीगन इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज वो अहिंसा के हिसाब से बेटर है. एंड इफ द सोर्स, जिस सोर्स से आप ले रहे हो मिल्क, अगर वो सोर्स एकदम फाइन है, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्रॉपर प्योरिटी से लेके आ रहे हैं वो मिल्क, तो आप यूज कर रहे हो, तो उसमें कोई हार्म नहीं है. और पहले तो हमने देखा जो हमारे जैनिज्म के जो श्रावक हुए हैं, जो आनंद श्रावक और के वर्णन आते हैं, तो उनके पास तो खूब गायें होती थी, खूब सारी चीजें, उनके पास तो डेयरी प्रोडक्ट्स खूब होते थे, क्योंकि उनके खेतों में गायों का कितनी 500 गाय या कुछ होती थी. तो 500 नहीं, हजारों गाय हाँ, हजारों गाय होती थी, और वो कंज्यूम करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट जब ट्रेंड चेंज हो रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है, क्रूएल्टी इंक्रीज हो रही है, ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको देखते हुए वीगनिज्म ज्यादा प्रमोट हो रहा है. दैट इज गुड, क्योंकि ये एक्शंस जो है ये इट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी. तो वो सोर्स पता करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली. यस, द मेन थिंग जो इसमें है, निपुण ने ऑलरेडी पहले के सेशंस में भी सेम चीज ली थी, wherein we said that you being a conscious consumer, आप जागरूक बन के ये आइडेंटिफाई करें कि सोर्स क्या आ रहा है और ये क्या हो रहा है. जनरली आपने जो बोला कि हमारे पूर्वज बोलते थे, तो हमारी संस्कृति ने तो बहुत अच्छा ही बोला है, और 100% दूध, दही, घी, मक्खन ये लेना फायदेमंद ही है. बट वी आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर. और जैसे आपको यहाँ बताएगा, पहले के श्रावकों का गोकुल धन इतना होता था, तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन एन अ वेरी गुड एनिमल हस्बेंडरी रिच कंट्री. तो यहाँ पे हमेशा गाय भैंस ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होते थे, और यहाँ कभी भी उनका शोषण नहीं किया जाता था. हम गौ को गौ माता बोलते हैं, उसमें 36 कोड़ा कोड़ी देवी देवता का वास मानते हैं, गायों की पूजा होती है. तो सोचो, उनको इतना देवता जैसा स्टेटस दिया है,
और वो स्टेटस देने के बाद जो दूध निकलता है इट्स गोना डू फायदा टू अस ओनली। पर वेस्टर्नाइजेशन में द एंटायर थिंग हैज बीन कमर्शियलाइज्ड। वहां उनको गंदी कंडीशंस में रख के और उनको उनका सिर्फ दूध है वो यूज करते हैं, और जब वो काम की नहीं होती है उनको खा के उसकी बीफ बर्गर्स बनाते हैं। तो इसलिए वहां वो सफरिंग चल रही है। तो यहाँ पे भी मेन थिंग है, आपके जैसे निपुण ने बताया था, हम हमारे दूध वाले से पूछते हैं कि उनका क्या तरीका है, वो गायों को कैसे रखते हैं, किस तबेले से आ रहा है। आपको लग रहा है कि वो अच्छी प्रैक्टिस से आ रहा है तो कंज्यूम इट, और आपको लग रहा है कि उसका हेवी कमर्शियलाइजेशन है और आपके दूध लेने की वजह से किसी की जान जा रही है या किसी को एट्रोसिटी हो रही है, तो उसको जहां तक होता है अवॉइड कीजिए। अवॉइड की भी जगह दूसरा अच्छा सोर्स ढूंढिए, जो हम बोलते हैं ना एथिकल सोर्सिंग। तो एथिकल सोर्सिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये टर्म भी साथ में आती है दैट वी हैव टू बिकम कॉन्शियस, इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, वी शुड डू एथिकल सोर्सिंग ऑफ ऑल मटेरियल्स। महक ने क्रुएल्टी फ्री का भी लिया था, तो वही आप लेदर का बैग भी ले सकते हो, बट इफ यू आर अ कॉन्शियस कंज्यूमर यू विल एथिकली सोर्स कि वीगन लेदर कौन सा है, मेरे को कहाँ से मिल सकता है। बंद करना ऑप्शन नहीं है, हमें जागरूक रह के थोड़े एफर्ट्स ज्यादा डालने। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जैन धर्म में कहीं भी निषेध नहीं है, कहीं भी उसको मना नहीं किया है दूध घी तेल के लिए, कहीं भी उसका मना नहीं है। बस हाँ, कंट्रोल जितना करें, जितना तपस्या, जितना त्याग करेंगे उसका महत्व है। तो आप दूध घी को छोड़ सकते हैं, तो वीगन को हम कहेंगे बड़ा अच्छे त्यागी लोग हैं, कितनी चीज को छोड़ के बैठे हैं, तो वो भी त्याग कर रहे हैं। तो त्याग को बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेने में कोई बाधा नहीं है, कहीं उसमें भगवान ने उसका निषेध नहीं किया, मना नहीं किया। तो आगे चलते हैं हम सृष्टि जी के पास। सृष्टि जी का वो कुछ पता डाउट, आपका हैंड रेज है वापस सृष्टि जी। ठीक है, अब लास्ट में रेनू जी, आपका जो डाउट था, सौरभ भी अवेलेबल है। रेनू जी, आप खुद को अनम्यूट दबा दीजिए वहां पे। मेरा क्वेश्चन ये था कि अधिकतर मैंने एक आगम में पढ़ा है, मुझे आगम का नाम याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। उसमें कुछ ऐसा था कि जो आचार्य कोई भी बनते हैं तो उसके भी कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं कि वो मतलब उनका रिलीजन पहले भी सांसारिक जीवन में भी कौन सा होना चाहिए, या उनमें ये काइंड ऑफ कुछ स्पेशल कंडीशंस मिलती है। ये मैंने एक आगम में पढ़ा है, वाचनी में सुना है मैंने। आपने नहीं सुना है आई थिंक निपुण भैया। निपुण भैया मुझसे एग्री नहीं कर रहे। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ आगम। कोई विवरण नहीं है ऐसा, मतलब विवरण आता होगा, आपने जहाँ पढ़ा है बिल्कुल आया होगा कहीं ना कहीं। मैंने आगम वाचनी में ही पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? आगम वाचनी में, कोई ना कोई आगम वाचनी सुनते हुए ही मैंने वो पढ़ा है। तो कौन से कुल की होनी चाहिए बताइए? नहीं, उसमें कुछ काइंड ऑफ था कि वो जैन पहले भी जैन नहीं होने चाहिए, बिफोर संसार में भी जब थे उस टाइप से। गौतम स्वामी आचार्य, हाँ, आचार्य बनने के लिए। बिल्कुल, गौतम स्वामी जी आचार्य नहीं थे। आगे जाके पटधर कौन बने उनके बाद? गौतम स्वामी के जो नेक्स्ट सुधर्मा स्वामी है ना, जो 11 गंधर हैं, 11 ही गंधर, उसके बाद एक कोई पटधर बने, सुधर्मा स्वामी बने, है ना, जो आचार्य की पदवी पे है। बिल्कुल, वो सारे ब्राह्मण थे। बिल्कुल, तो आपको स्पष्ट मिल गए भगवान की जो पहले जी, मेरे को वही सेम क्वेश्चन था कि मैंने वहां पर ऐसा कुछ पढ़ा है, बट जो मैं अभी स्थूलिभद्र के बारे में पढ़ रही थी उनमें भी सेम लिखा हुआ था। वैसे ये तो गंधर्व में भी नहीं थे, बट वो स्थूलिभद्र भी क्या कहते हैं, ब्राह्मण परिवार के थे जो जैन धर्म को अच्छे से माना करते थे। हाँ, ऐसा कुछ लिखा रखा है कि उनको दृढ़ आस्था थी जैन धर्म पे और राजमान्य थे, मतलब कुल अच्छा था, बट वो जैन सरनेम उनका जैन नहीं था। तो ये जो पहले के आचार्य है वो अधिकतर ब्राह्मण या ऐसे ही हो रहे, और मैं उस आगम से रिलेट नहीं कर पाई उस बात को। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ आगम, बट आई हैव हर्ड दिस, सो मेरे को कंफर्मेशन चाहिए था। आगम में कोई नहीं आया होगा, कोई बुक में आया होगा, किसी का ऐसा विवेचन होगा। आगम में तो हो सकता है, या फिर इंटरप्रिटेशन किसी का होगा जब बोलते समय के अक्सर ऐसा पाया जाता है। और उनका कहने का आशय ये हो सकता है कि जैन मतलब जैन, हम सिर्फ जैन कुल से आइडेंटिफाई हो गए भगवान ने, और हम कितनी बार हमारे पहले के सेशंस में बोल चुके हैं, जैन इज अ वे ऑफ लिविंग।
इट इज हाउ यू लिव। और सेम ब्राह्मण क्षत्रियो में बोलते हैं, नाम का ब्राह्मण अलग होता है पर ब्राह्मण कर्म से होता है। ब्राह्मण जो हमेशा ब्रह्म में रमण करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय है जिसके अंदर वॉरियर की क्वालिटीज है वो क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय कुल से क्षत्रिय आइडेंटिफाई नहीं होता है, मेरे में एक्सट्रीम वीरता है तो मैं क्षत्रिय बनता हूँ। वैसे ही जैनिज्म का उनका अभिप्राय होगा कि अल्टीमेटली जो आचार्य बनेगा ना वो जैन विधि वाला ही होगा, यानी जैन प्रिंस। तो जिन भी संत ने बोला होगा वो शास्त्र का कथन करते हुए उनने ऐसा अभिप्राय दिया होगा, हमने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया। और जहां तक आते हैं निपुण अपन बोलते हैं कि जैन शब्द ही आई गेस नहीं मिलता है, तो आप कोई भी आगम में उठा के देख लेंगे, हम तो ये बोल रहे हैं वर्ड ही नहीं है ये। आप कोई भी आगम उठा के मुझे जरूर बताना, मेरे नॉलेज में भी आ जाएगा कि जैन वर्ड कहाँ आ रहा है ना। एक्चुअली मे बी मैं मिसअंडरस्टूड होगी या फिर मैं इसको ट्राई करूँ कि मैंने जहाँ से पढ़ा है उसको मैं फोटो खींच के मंगवाऊँ करके। मे बी इवन आई कैन बी रॉन्ग। और नहीं बिल्कुल, अगर आपको मिलता है जरूर तो हमें भी अवगत कराइए उसके बारे में। बाकी आप देखेंगे इनफैक्ट मैक्सिमम आप देखेंगे 11 के 11 गणधर भगवान के सब ब्राह्मण कुल के। आगे बहुत सारे आप आचार्य सिद्धसेन दिवाकर की बात करें और आगे आगे जितने आचार्य हुए हैं अधिकतर ब्राह्मण कुल के थे। इनफैक्ट आप रत्नवंश का इतिहास उठा के देखें, हमारे जो पहले जो हमारे आचार्य बनते हैं वो भी जैन कुल के नहीं थे, वो माहेश्वरी कुल के थे। इनफैक्ट हमारे मैक्सिमम आचार्य माहेश्वरी कुल के रहे। केवल चंद जी रत्न कुशल या कुशल जी, आचार्य कुशल कुशल चंद जी, महाराज साहब वो भी माहेश्वरी कुल के रहे। तो ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं जो माहेश्वरी कुल के रहे, हमारे जैन कुल के नहीं, जिनके पास जैन का टैग नहीं था। तो हमारा धर्म तो कहीं भी सीमित है ही नहीं। हमारे धर्म ने कहीं नहीं बोला कि जैन वाला ही बनेगा या जैन वाला ही मोक्ष जाएगा, जैन वाला ही आचार्य बनेगा, कहीं भी नहीं। योग्यता पे है, यहाँ तो पात्रता पे बात है। जिसकी पात्रता है, जिसकी योग्यता है वो अरिहंत भी बनेगा, वो सिद्ध भी बनेगा, वो आचार्य भी बनेगा, अरिहंत जी सब बनेगा। जब अरिहंत बन सकता है तो आचार्य क्यों नहीं बन सकता? स्पष्ट आप ही बोल नहीं, जैसे ग्रस्त अवस्था में क्या कहते हैं, मन प्रज्ञान नहीं हो सकता पर केवल ज्ञान हो सकता है। उसी टाइप से आई वाज लाइक मे बी क्या कहते हैं, ऐसा कुछ होगा कि द्रव्य भाव से फर्क पड़ता होगा। तो मे बी दैट वाज माय मिसअंडरस्टैंडिंग। मे बी आता है। एक मिनट सौरभ, अच्छा आप पोस्ट नहीं हो, ठीक है? हाँ सर, हाँ आवाज आ रही है आज क्लियर थोड़ी? हाँ। तो पहले तो जैसा इन्होंने बताया कि आचार्य का कुल, तो ऐसा माना जाता है कि आचार्य क्या है, जिन धर्म के प्रभावक होते हैं। तो अभी वर्तमान में केवली भगवान तो है नहीं, तो वही जिन धर्म की पूरी प्रभावना करते हैं और वो प्रमुख होते हैं। तो उनमें लक्षण जरूर देखे जाते हैं कि क्या इनमें योग्यता है। तो एक कई योग्यता, जैसे कि हमने श्रावक के भी जो गुण पढ़े थे उसमें भी कुलीन एक गुण आया था। तो उसी जैसे एक श्रावक का गुण, कुलीन एक गुण जैसे भगवान ने बताया हमको, तो वैसे निपुण भैया ने हमको इसके बाद हमें बताई थी ये बात। तो वैसे एक आचार्य को भी कुलीन होना, एक अगर वो कुलीन होता है तो उसकी बात का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पहली बात तो। और एक है कि हाँ, जैसा कि मन पर्याय ज्ञान उस संसार अवस्था में नहीं होता, लेकिन केवली बन जा और केवल ज्ञान हो जाता है। तो मैंने एक महाराज साहब से सुना था कि जो गोचरी पानी का, जब श्री कृष्ण की जो ये देवकी माता के जो 6 पुत्र ऊंचे नीचे और मध्यम कुलों में, उसमें एक वर्ड आता है ऊंचे नीचे और मध्यम कुलों में, वो गवेषणा करते हुए आहार पानी लेते हैं। तो इसका मतलब मैंने पूछा था कि वो क्या नीची जाति ऊंची जाति है, इसका अर्थ है? तो उन्होंने बताया था कि हाँ, ये ऊंची जाति, नीची जाति और मध्यम जाति का ही है। और कई फिर दूसरे महाराज साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसे है कि ऊंची जाति मतलब जिनके अच्छे मकान है, जो राजा है, जो मंत्री है, मध्यम है, जो सिर्फ व्यापारी वगैरह है, और जो नीचा जो बताया उन्होंने कि वो कुछ साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके हिसाब से बताया। तो हम इसको, शास्त्रों में तो कहीं इसका निषेध नहीं है, लेकिन फिर भी संत बोलते हैं कि हमें सिर्फ 16 कुलों में ही गोचरी पानी को वापरना, मतलब 16 कुल में ही वो गोचरी पानी ले सकते हैं, उससे ज्यादा उनको अलाउड नहीं होता कि वो किसी और, मतलब जो ज्यादा नीची जाति है, मतलब एक जाति की बात नहीं है, लेकिन उनको जो भी है कि वो क्या परंपराएं रही, क्या बाद में बनी, लेकिन मूल आगमों में ऐसी कोई बात मैंने कभी सुनने में या पढ़ने में आई नहीं। अगर अन्य शास्त्रों में आई हो तो वो बात अलग है। बिल्कुल। और अगर नीचे ये जो नीच कुल का भी बता रहे हैं, बस वो गोचरी लेने भी इसी कारण से नहीं जाते क्योंकि वहां अशुद्धि का डर होता है, वहां कभी मांस नॉनवेज खाने की बात हो सकती है, इसलिए बस वहां पे एक सेफ्टी, अगर वहां पे यही कारण होता है। कोई लोअर कास्ट का बंदा है, अभी भी आज के समय में आप कोई गांव में जाते हैं, अगर कोई लोअर कास्ट का भी वहां पे समझते हैं
और पर वहां पे शुद्ध अगर वो सात्विक भोजन करने वाला होगा तो हमारे साधु संत वहां से कुचरी अवश्य ले सकते हैं, कोई बाधा की बात नहीं है। पर ये बात जो कह रहे हैं सौरभ, ये चीज अवश्य आती है कि हाँ जो लोअर कुल का है, तो आप देखेंगे मेरे ख्याल से आचार्य पन्नालाल जी महाराज साहब के लिए बात आती है, उनको आचार्य नहीं कहा, उनको हमेशा मेरे ख्याल से कोई तो एक आचार्य किसी की तो बात आती है, मेरे ख्याल से उनको प्रवर्तक कहते हैं, फिर वहां पे प्रवर्तक पन्नालाल जी कहा उनको, पन्ना गुरु को, ठीक है। वो इसलिए उनको आचार्य की पदवी नहीं दी थी, उसके पीछे का लॉजिक शायद कुल के संबंध से शायद हो सकता है, मेरे ख्याल से बिल्कुल बिल्कुल वो था। तो हाँ, ये और बाकी कोई बाधा वाली बात नहीं। नहीं, और एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि मेरे ननिहाल में एक कसाई परिवार है, तो वो पूरा जैन धर्म को फॉलो करता है। वो कसाई परिवार है लेकिन पूरा जैनिज्म फॉलो करता है, और उनकी एक बेटी तो श्रमण संघ में दीक्षित भी हो रखी है। तो वहां पे साधु संत और वो पूरा प्रतिक्रमण करते हैं उनका, और पूरा धर्म से जुड़े हुए हैं वो। महाराज साहब जितना हम नहीं करते उतना वो लोग करते हैं। तो ये कुल का कहीं वो नहीं है, बस वो कहीं अशुद्धि ना मिल जाए उनको, कहीं नॉनवेज वगैरह का कुछ ना हो, इसीलिए बस वो कुलों का है, वरना जैन धर्म में कहीं जाति और इसका कोई इतना वो किया नहीं। बिल्कुल हमारे तो हरिकेश्य बल, बिल्कुल हरिकेश्य पढ़ेंगे, हरिकेश्य बल कौन से कुल के बताए वहां पे? चांडाल कुल के बताए। अब चांडाल कुल क्या बताते हैं वहां पे? जो कुत्ते का मांस खा लेता है वैसा कुल में वो पैदा हुए, और आधे जाके वो कहाँ हो गए? सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो हमारे तो धर्म में एकदम जातिवाद पे तो गहरा प्रहार किया हुआ है भगवान महावीर ने, उसमें तो पूरा स्पष्टता उन्होंने लिया कि कोई कुल का महत्व नहीं है अगर जिसको आगे बढ़े। बिल्कुल, जब हम भगवान महावीर का पढ़ेंगे तो उसका स्टार्टिंग इसी से होता है कि पहले जो ब्राह्मण होते थे तो इतना ब्राह्मणवाद इतना फैला हुआ था कि शूद्रों की तो जबान काट दी जाती थी अगर वो वेद पढ़ लेते थे। तो इतना कठोर नियम बनाए हुए थे। कई कई बातें आएगी आगे, वो हम जरूर जानेंगे। तो बिल्कुल। सो नेक्स्ट में चलता हूँ, अंकिता राणा, पुणे। हेलो जी जी अंकिता। जय जिनेन्द्र। एक तो मेरे को ये पूछना था, ये ध्यान का जो भी है ना, तो वो कैसे स्टार्ट करना? मैंने आज ही आपका सेशन फर्स्ट स्टार्ट किया है, तो ये पहले हो चुका है या क्या सीन है? नहीं, आप हर दिन नया ही होता है, तो आप जरूर करिए। आज भी फर्स्ट डे जैसा ही था आपके लिए। आज से जुड़े तो प्रोसेस सेम ही चलता है, हर दिन बस एक नया एक्सपीरियंस होते रहेगा, आपको नई अनुभूति होगी। ओके, तो कितनी बजे, मतलब स्टार्टिंग में ही हो जाता है क्या ये? कैसे ध्यान का सेशन कब? 9:45 PM से 10 PM हमारा ध्यान रहता है। ध्यान का पूछ रहे हो, मेडिटेशन का। और हमारा सेशन शुरू हो जाता है 8:45 को। आज पहली दफा जुड़े हैं? यस, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। तो आपके पास अगर हमारे ग्रुप का लिंक आ गया है? या है, ग्रुप हो चुके हैं? ग्रुप ये मेरे पास जूम का लिंक है। अच्छा, आप हो सके तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो जाइए। अभी आपके चैट बॉक्स पे आपको एक लिंक आ जाएगा, तो आप देख लेंगे, वो उस पे आप क्लिक कर देंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। दिया है, चैट बॉक्स में लिंक भेज दिया है, तो इसमें आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द डेली अपडेट्स देयर। दिस मेडिटेशन हैज बीन रनिंग फॉर द लास्ट 49 डेज। तो हम तो जितना दिन, आज 49 डे हो गए, तो एवरी डे निपुण कंडक्ट्स मेडिटेशन फॉर 15 to 20 minutes। और अभी जो रिवाइज टाइमिंग है, इट स्टार्ट्स एट शार्प 9:45 एंड इट गोज ऑन टिल 10। ओके, बट सेशन हमारे 8:45 से शुरू हो जाते हैं, 8:45 से। ये मतलब किस सब्जेक्ट पे चल रहा है? मैं आज जैसे फूड पे चल रहा है, तो एवरीडे अलग अलग टॉपिक है या कैसे? अलग अलग टॉपिक रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, सब धर्म से रिलेटेड। हाँ, वो तो है। तो आप हमारा YouTube चैनल भी देख सकते हैं, हम लिंक आपको भेज देंगे। तो इन दी YouTube चैनल वी हैव अपलोडेड दी प्रीवियस वीडियोस, तो वहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा हमने किस टाइप के सेशंस लिए हैं, क्या कंटेंट होता है, और गोइंग फॉरवर्ड जो भी सेशंस आने वाले उसके अपडेट यू विल गेट इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, एंड मेरे को एक और पूछना था कि गुस्सा कम करने के लिए क्या खाना चाहिए, या क्या, मतलब मेरे को एक्चुअली थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हूँ मैं, तो ओके, सो सॉरी, so गुस्सा is directly connected to पित्त प्रकृति। अगर हमारी एसिडिटी
ज्यादा होती है या गुस्सा जिसको ज्यादा होता है उसका एसिड जो कंटेंट है वो बढ़ा हुआ होता है। सो उसको कंट्रोल करने के लिए एक रेमेडी जो हमको सिखाई गई है वो ये है कि आप रात को पराठा बनाओ एंड उसको सुबह उठ के वो वाला पराठा खा लो, ठंडा पराठा। ओके, तो गरम नहीं करना है, रात का बना हुआ अगले दिन मॉर्निंग में खाना है, वही आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। मतलब आप साथ में कोई ड्रिंक ले लो कोई बात नहीं, बट आपका नाश्ता थोड़े दिन तक वही कर लो या ऑल्टरनेट डेज कर लीजिए, तो वो थोड़ा गुस्सा उससे कंट्रोल हो जाएगा। एंड उसके लिए गुस्से के लिए ये भी है कि जो हमारा सात्विक भोजन, अभी हमने जो 3 चीजें पढ़ी थी, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, तो ऑप्ट फॉर सात्विक भोजन मीन्स लेस स्पाइसी, लेस ऑयली, फ्रेश कुक्ड, पुराना खाना नहीं, एकदम जो रॉ फॉर्म में होता है या सेमी कुक्ड होता है या लेस कुक्ड होता है। तो ऐसा खाना खाने से ये सात्विक हमारा जो नेचर है वो इनकल्केट होएगा और हमारे जो इमोशंस है, जो तामसिक इमोशन है, बेसिकली गुस्सा एज अ तामसिक इमोशन, ओके, जो तामस वृत्ति होती है, तो उससे हम डाइवर्ट करेंगे। पूरा कनेक्शन है हमारे फूड का हमारे इमोशंस के साथ। सो हम सिंपल फूड ऑप्ट करेंगे तो हमारे इमोशंस ऑटोमेटिकली, नॉट ओनली एंगर बट अदर इमोशंस ऑल्सो, आर ग्रीड ऑल्सो, हमारा लोभ, लालच, जो 4 कषाय आते हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेंगे इफ वी ऑप्ट फॉर सात्विक भोजन। तो ये आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, ठंडे पराठा वाला प्रयोग आप कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही वो मैंने सुना था कि रात का जितना हो सके फ्रेश खाना वो सब। इसलिए ये जनरल चीज नहीं बताई, आपके लिए बताई है। ये के लिए रेमेडी अलग होती, सब इंसान अलग होते हैं और सबकी प्रवृत्ति अलग होती है, तो देयर इज नो फिट वन सोल्यूशन फॉर एवरीवन, है ना। तो हर जन के लिए अलग प्रोसेस है, इसलिए आरोग्य के क्षेत्र में अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग रेमेडी। इट्स ह्यूज, इसका क्षेत्र ह्यूज है, तो वो सबके लिए नहीं है। आप सब मत फॉलो करना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए था। ठंडा पराठा उन्हीं को, आपको ही खाना है। आप थोड़े दिन 3 ट्राई करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट्स। इफ यू आपको कम हो जाता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो यू कैन, फिर हम और बात करके उसके लिए और सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सौरभ कुछ बोलना चाह रहे होगे? अच्छा, एक मिनट। वैसे निपुण भैया, आपने कहा कि सब लोगों के लिए अलग अलग होता है, तो बिल्कुल, तो वैसे तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं भी पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, मुझे भी पहले बहुत गुस्सा आता था बात बात पे। तो एक बार मैंने क्या किया कि मैं किसी से कुछ सीखो, तो पहले तो पशुओं से कुछ सीखने की एक मैंने कहीं पे वो देखी थी लाइनें कि जैसे धरती से क्षमा सीखो, कुत्ते से वफादारी सीखो, या कबूतर से सीधापन सीखो, तो वो लिख रखा था। तो एक बार मैंने सोचा कि किसी से पशुओं का तो लिख लिया, लेकिन इंसानों से भी तो हम कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक डायरी बनाई और उस पर सबके ऊपर हेडिंग डाल दी, मम्मी, पापा, सिस्टर, जो मेरे फ्रेंड्स थे, यहाँ तक कि निपुण भैया, नमन भैया और महक दी, जो मतलब जो कॉन्टेक्ट में रहते हैं लोग, उनकी सबकी हेडिंग डाल दी हर पेज पे, और उनके गुण लिखना स्टार्ट कर दिए। कि कभी मैंने जैसे निपुण भैया का देखा कि वो हर चीज को कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब जो भी हमको गुण दिखते हैं लोगों में, तो वो गुण उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया। तो अब जिस आदमी पे मुझे ज्यादा गुस्सा आता था उसके लिए मैंने 2-4 पेज छोड़े, तो उसमें मैं सिर्फ उसके गुण लिखता था। और जब मुझे उस पर गुस्सा आता था तो एक बार तो मैं रिएक्ट कर देता था कि चलो ठीक है, तू ऐसा, तू मतलब बिल्कुल अपने मन में नहीं रखना, मैं जो होता वो मुंह पे बोल देता। फिर जब बाद में मेरा जब गुस्सा शांत हो जाता तो मैं उसको पढ़ता, उसके गुण, कि उसने मेरे लिए कभी ये किया था, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो उससे क्या हो गया कि जब मैं नेक्स्ट टाइम उसको रिएक्ट करने वाला था, तो मैंने जब लास्ट टाइम किया था उससे थोड़ा कम हुआ। फिर जब 3rd टाइम, 4th टाइम, लेकिन 5th टाइम पे क्या होता गया कि फिर उस पर गुस्सा आने की इच्छा नहीं होती, उसको रिएक्ट करने की इच्छा नहीं होती, वो अपने आप संभव में आ गया। तो एक तो वो गुणानुराग की वो एक बात हो गई कि मैं गुणानुरागी बन सकूं, और दूसरा कि मेरा गुस्सा उससे कंट्रोल हुआ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, उससे मुझे काफी बेनिफिट मिला था कि हम उसके गुण लिखते हैं। चाहे हाँ, उस टाइम तो अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि नहीं नहीं नहीं, वो मुझे इस टाइम उसके गुण याद आ रहे हैं, लेकिन बाद में जब गुस्सा शांत हो जाता है तो जरूर उसके वो बुक, वो डायरी पढ़ने की, उसका पेज पढ़ने की इच्छा होती थी कि हाँ इसमें गुण है। तो फिर ये मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता
तो अंकिता जी आपको एक और चीज मिल गई है, अपने एक्सपीरियंसेस से लोग बता रहे हैं कि ऐसा भी आप कुछ प्रयोग कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे खुद पे, यू विल कम टू नो हाँ इससे मेरा कुछ फर्क पड़ रहा है, फिर उसको फॉलो करना शुरू करें। देयर इज नो फिट वन सोल्यूशन कि हाँ इसी से हो जाएगा, इसी से। ट्राई इट आउट। जितना ट्राई करेंगे, 3 दिन कुछ करें, 3 दिन कुछ करें, आपको रियलाइज अच्छा ये चीज मेरे लिए बेस्ट चल रही है, उसको फॉलो करें रेगुलरली। और एक और बताते हैं हमारा साहब, वो भी आप कर सकते हैं कि अगर गुस्सा आया, जिस दिन गुस्सा आया या जितनी बार आया, उस दिन आप नमक का त्याग कर दीजिए। ठीक है, तो उस दिन आप नमक छोड़ दीजिए कि नमक नहीं खाना है उस दिन, तो ऑटोमेटिकली खाना तो भाएगा नहीं। 1 दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, 3 दिन खा लेंगे, उसके बाद तो हमको चाहिए नमक खाने में। तो ऑटोमेटिकली वो हायर चीज अगर स्टेक पे होएगी तो वो अपने आप गुस्सा कम हो जाएगा, भाई हमको तो खाना ही नहीं मिलेगा, खाना ही नहीं आएगा, उससे बेटर तो गुस्सा ही मत करो। तो वो हमारे लिए एक सोल्यूशन हो सकता है कि वो हम ट्राई कर सकते हैं कि ये हम रेजोल्यूशन खुद से लें कि अगर हमको गुस्सा करेंगे तो 1 दिन नमक छोड़ देंगे। उपवास का दिन क्या करेंगे? उपवास के दिन गुस्सा आता नहीं है लगभग ज्यादा लोगों को। मौन से करें तो गुस्सा ही नहीं आए उपवास। ठीक है, सो इसी के साथ आई होप सभी के आज डाउट्स हो चुके हैं। तो बस विल मीट टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन शुभ रात्रि। बहुत बहुत जय जिनेंद्र। क्षमा याचना के विरुद्ध बोलना है तो बारंबार क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार।